पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज की क्लास जो है, आने वाले दिनों में इसका प्रभाव जो है, आपको इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस तक तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, न सिर्फ यहाँ तक बल्कि इसके अलावा आपको कहाँ तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1, पार्ट 2 और जो हमारे चैप्टर्स होंगे, यानी कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने टाइप के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा खेल समझने का है, कुछ भी रटने का नहीं है। तो हेडिंग डालते हैं बेटा, सब लोग लिखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कंपाउंड आइसोमर है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहला फारमोस्ट तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो गया मतलब अब इनका स्टीरियो केमिकल फॉर्मूले में चेंजेस आ सकते हैं। अगर स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला सेम है, दे आर होमोमर्स और आइडेंटिकल, और स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट हो गया तो हम उन्हें बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोग सबसे पहले क्या जानने वाले हैं, इन पेयर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, जो पेयर्स हैं स्टीरियो आइसोमर्स के, उनमें क्या क्या चीजें हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा मस्ट बी सेम, वो सेम होगा। दूसरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर लिख गया, ये क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अब मेरे को एक चीज बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो तभी हुआ होगा ना, 6 कार्बन DU सेम, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मस्ट बी सेम। IUPAC नेमिंग भी कमाल की बात तो ये, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नाम अलग अलग आ रहे थे IUPAC नाम, लेकिन यहाँ IUPAC नाम भी सेम आएगा। IUPAC नेमिंग मस्ट बी सेम, बस डिफरेंस यहां आपको देखने को मिलेगा स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला में, ये आपका क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सब कुछ सेम हो, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो, दे आर स्टीरियो ऑफ ईच अदर, वो हमारे क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। पहली बात तो ये लिखो, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर C4H8 एक कंपाउंड है, C4H8, देखो ध्यान दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं C4H8 का लिखना चाहूं तो वो होगा C4H8, ठीक है। अगर मैं इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूं C4H8 का, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, देखो C4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7 8, ठीक है। इसका C4H8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है या ब्रांचिंग करके भी हम लिख सकते हैं, मैं इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ठीक। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करूँ, सबसे फेमस एग्जांपल है, आप यही इसी से ही आप पढ़ते हो, तो ये DU कितना होगा 1। DU के बाद IUPAC नेम की बात करूँ तो IUPAC नेमिंग क्या लिख सकता हूँ, मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूट टू इन, ये इनका IUPAC नाम है। लेकिन अगर मैं स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला की बात करता हूं तो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला इनके केस में डिफरेंट हो सकता है, 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है जरा देखना, या तो ऐसा हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और ये हो गया H, ये हो गया H, एक अरेंजमेंट ये हो सकता है। दूसरा अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता था CH3 C CH3 स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये एक स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला है और ये दो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला है और दोनों ही स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का सेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम, IUPAC नेमिंग सेम, स्टीरियो केमिकल
क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। एक ट्रांस है तो दूसरा सिस है। उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, एक सिस है तो दूसरा ट्रांस है। क्लियर है? अब हम लोग ना थोड़े से ना स्ट्रेटेजी को, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी स्टीरियो आइसोमर्स को पहचानने का, उनको जानने का, वो धीरे से समझेंगे। उससे पहले जरा क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं हम लोग, आइसोमर्स को कैसे किया जाता है, तब ध्यान देना। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन आपको टिल एंड आखिरी तक याद रखना होगा। जब तक डॉक्टर बन चुके होंगे तब तक आखिरी रखना है, क्योंकि ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आज के डेट में अगर एआई, कोडिंग और ये सब बहुत पॉपुलर है, रॉकेट साइंस बहुत पॉपुलर कोर्स है, ठीक है, मतलब फील्ड है, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स बहुत वाइड फील्ड होता जा रहा है ना, वैसे ही क्वांटम फिजिक्स बहुत वाइड फील्ड होता जा रहा है, वैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है अपने आप बहुत वाइड सब्जेक्ट है। ये इस पर पढ़ाई रिसर्च बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। खैर, मैं ये क्लासिफिकेशन आपको लास्ट तक याद रखना होगा, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री आपको बहुत काम है, क्योंकि ऐसे कई एग्जांपल स्टीरियो आइसोमर्स देखे गए जिनमें डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे तो दोनों सेम लगेंगे, आप देखेंगे तो दोनों सेम लगेंगे। वो अपने क्लास 12 में आती है ना, दोनों श्रेया सेम लगेंगे। अभी तो नहीं भी दिखते हैं, लेकिन जो जैसे आइडेंटिकल ट्विंस सेम दिखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, समझ रहे ना? तो स्टीरियो आइसोमर्स में ना, आप सोचो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में तो बहुत डिफरेंस था, एक गैस था तो दूसरा लिक्विड था। जैसे जैसे ज्योमेट्रिकल आता है डिफरेंस कम हो जाता है, ऑप्टिकल आते तक और कंफर्म आते तक, कंफर्मर आते तो वो बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं एक दूसरे में, आपस में इन्वर्ट इंटरचेंज होते हैं। तो ऐसे भी कई एग्जांपल्स देखे गए जो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर। सांप के जहर में मिलता है हैवी प्रोटीन है, और दूसरा उसी जहर का बनता है उसी से। तो अगर पता चले आप किसी को सांप काटा मर देना है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं मालूम, आप ऐसा वाला दे दिए उसको कि जो जहरी है उसके लिए मर जाएगा। ठीक, पाकिस्तान वाले तो पढ़े लिखे होते नहीं, उनको दवाई नहीं देके फॉर्मूला देना चाहिए, उन्हें बताने नहीं चाहिए आइसोमर कौन सा वाला काम का। ऐसा भी देखा गया है कि एक आइसोमर जो है हार्ट स्टिमुलेटिंग, मतलब हृदय रोग दवा है, कम हो उसको ठोक दो, तेजी काम करेगा, लाइफ सेविंग ड्रग है। दूसरा उसी है जो देखने में सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन वो यूजलेस है, वो काम ही नहीं आ रहा। तो जब बनते हैं तो ये बहुत काम का सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। बोलो बात क्लियर है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसा देखा गया है, एक कार्सिनोजेनिक है, उससे कैंसर होता है, दूसरा उसी का वो कैंसर के ट्रीटमेंट में एंटी कैंसर एजेंट है वो। बोलो बात क्लियर है? सिस्प्लेटिन आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक। तो ऐसे भी कई आइसोमर्स हैं जिनमें प्रॉपर्टी में बहुत फर्क देखने को मिलता है, ओरिएंटेशन के फर्क से। आप देखो, सिर्फ एक ये ओरिएंटेशन ही बदला है, कार्बन से एक हाइड्रोजन CH3 ऐसा था, ये थोड़ा सा ओरिएंटेशन स्विच हो गया। तो इतने से चेंज से आप देखो मॉलिक्यूल में इतना ज्यादा प्रॉपर्टी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कई बार। तो स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप ध्यान देंगे तो स्टीरियो आइसोमर्स को दो क्लास में क्लासिफाई किया जाता है, एक कन्फिगरेशनल और दूसरा होता है कन्फॉर्मेशनल या रोटेशनल। कन्फॉर्मेशनल या रोटेशनल यानी जो एक दूसरे में रोटेट होते रहते हैं, कन्फर्म होते रहते हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं, उलट पुलट चलता रहता है। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलना बड़ा भैया, ये आपस में ही अल्टी पल्टी होते रहते हैं। बोलो बात क्लियर है? अरे हूं हाँ करो, ठीक है। तो ऐसे को बोला जाता है कन्फर्मेशनल या रोटेशनल। ये आपस में ही चेंज होते रहते हैं, इन्हें सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि ये ऐसा है तो वो थोड़ी देर बाद घूम के वैसा बन जाए, आप सोच रहे हो कि ये तो वैसा है लेकिन थोड़ी देर घूम के वापस से ऐसा बन जाएगा। मतलब आप समझ रहे ना, आपस में अल्टी पल्टी चलते रहता है। ठीक वैसे कन्फिगरेशनल जो होता है वो आइसोलेबल होता है, उसको आइसोलेट कर सकते हैं, और कन्फर्मेशनल जो होगा वो नॉन आइसोलेबल होगा। दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ये क्या होते हैं? ऑलमोस्ट
आइडेंटिकली होते हैं। अच्छा, कन्फिग्रेशनल जो होते हैं ये फिर फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनैंशियोमर, एक होता है डायस्टीरियोमर। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिखेंगे। जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा रहूंगा तो ये मेरा मिरर इमेज है, अरे बोलो है, ये मेरा मैं मिरर के सामने हूं। आप इसको ट्राई करना आज, मतलब ये अगर इनैंशियोमर समझना, आज 12:30 के आसपास मिरर को देखना और पीछे तरफ देखना, एक सफेद साड़ी पहनी एक लड़की आपको दिखाई देगी, घूर रही होगी, उसका इनैंशियोमर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप को देख पाते हो तो है, इनैंशियोमर है, ठीक है, वो मरी हुई है ना, इसलिए उसका आपको नहीं दिखेगा, लेकिन देखना आज रात को 12:30 बजे, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है डायस्टीरियोमर, ये दोनों एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज होंगे, क्या होंगे, नॉन मिरर इमेज। तो मिरर इमेज होते हैं इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर क्या होता है बेटा, नॉन मिरर इमेजेस। अच्छा, जो मिरर इमेजेस होते हैं वो दो टाइप का पढ़ेंगे हम लोग, इरिथ्रो और दूसरा थ्रियोइनैंशियोमर, इरिथ्रो और थ्रियोइनैंशियोमर। और डायस्टीरियोमर फर्दर दो टाइप का हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एक ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर और दूसरा ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ना, दे आर डायस्टीरियोमर ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर होते हैं। इनैंशियोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। तो इनैंशियोमर को फर्दर इरिथ्रो और थ्रियो में क्लासिफाई किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे जरूर, लेकिन बहुत नाम मात्र का, इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें ज्यादा मेहनत करनी है ज्योमेट्रिकल में और फिर ऑप्टिकल में, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, कन्फॉर्मेशनल, ठीक है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है पूरे आइसोमेरिज्म वाले यूनिट में, ठीक है। लिखा जाए, हेडिंग डालेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जरा समझते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए शर्त, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम डीयू भी सेम होगा, दोनों कंपाउंड का सेम होगा। चेंज आपको देखने को मिलेगा स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में दो तरीके से चेंज देखा जाता है प्रेजेंटेशन में, एक तो ज्योमेट्री में और दूसरा क्या बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी में। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल लेकिन आप इसको समझो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ज्योमेट्री में फर्क आपको दिखेगा, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, मतलब आप देखो एक एंगल ऐसा दिख रहा है तो दूसरा ऐसा दिख रहा है, कंपाउंड फॉर एग्जांपल, एक मतलब इनकी ज्योमेट्री में बनावट में फर्क है, एक ट्रायंगल दिख रहा है एक सर्कल दिख रहा है, बोलने का मतलब है, एक समझना बात को। दूसरा जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना, वो क्या होगा, ये राइट पैर का जूता है, ये लेफ्ट पैर का जूता है, देखने से दोनों क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अब इनके केस में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस में ये होता है कि हम इनमें से पीपी करते हैं, प्लेराइज्ड लाइट, तो उनके बेसिस पे उनकी तो बाद में हम लोग देखेंगे। अब रही बात ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पहचानने का तरीका, सर इनका आपने कहा कि ज्योमेट्री में डिफरेंस है, तो साहब जब ज्योमेट्री में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस देखने का कुछ तो क्राइटेरिया हमें, वो डिफरेंस हम कहां देखेंगे, सबसे पहले वो के लिए इन विच देयर इज अ, उस जगह में होना जरूरी। अब होती है साहब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम इसे बोलते हैं, जरा आप समझना, ये मेरे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, देखो एक मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये दो कार्बन है, ठीक है, इनके बीच में ये पहला ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से यहां पर सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है, ठीक है, रोटेट कर सकता है। तो एक रोटेशन करके इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, क्या मैं बोल सकता हूं इस कार्बन से ये कार्बन छुप गया, ये छुप गया, ये दोनों एटम भी छुप गया, इस बॉन्ड से ये बॉन्ड, ये बॉन्ड से ये बॉन्ड, ये बॉन्ड से ये बॉन्ड छुप गया, और सारे एटम एक दूसरे में ओवरलैप होते दिख रहे हैं। ऐसा लगता है आपको कि ये 2D स्ट्रक्चर, एक पंखे जैसा। थोड़ी देर बाद घुमाएंगे तो आपको कैसे दिखेगा, ये ब्लेड ऐसे है, ये ऐसा है, थोड़ी देर बाद घुमाएंगे तो वो और अलग दिखेगा। जैसे जैसे रोटेशन होगा मैं बोल सकता हूं इस कंपाउंड के अगेंस्ट मेरे को अलग अलग इसके कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स मिल, और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स एक दूसरे
ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, तो इंटर कन्वर्टिबिलिटी बैरियर कम होने की वजह से इसमें इंटरचेंज होते रहेंगे, इनको आइसोलेट करना मुश्किल है। मैं अगर चाहूंगा कि मुझे सिर्फ ये वाला कंपाउंड मिले तो मैं ये लेके आऊंगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि घूम गया और ऐसे हो गए। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मिले, थोड़ी देर बाद देखूंगा ये घूम गया ऐसा, थोड़ी देर बाद देखूंगा ये और घूम गया, थोड़ी देर बाद ये और घूम गया, घूमते रहते हैं। यहाँ पर इंटरचेंज होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मर। क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मर या रोटेशनल आइसोमर। साइड किया जाए तो ये बात तो तय हो गई ना कि अगर ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो इसमें रोटेशन होगा, और रोटेशन अगर होगा तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं मिल पाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने की शर्त ही यही, कंडीशन ही यही है कि कार्बन कार्बन के बीच ये जो रोटेशन हो रहा है ना, पहले तो आप इसको रोकोगे। ये रोकने के आपके पास तरीके हैं। पहला तरीका, मैं इन दोनों के बीच एक और हेड ऑन हेड कोलेटरल ओवरलैपिंग करवा लूं, तो एक सिग्मा बॉन्ड बना था, दूसरा क्या बन गया? पाई। ऐसा बनने से जो रोटेशन था वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, रुक गया। आप देखो जो रोटेशन हो पा रहा था वो नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है ना। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों के बीच में मैं एक तो पाई बॉन्ड बना सकता हूं, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं बताओ? रिंग बना दूं तो भी तो रुक गया ना। और यही चीज तो मैं रिंग बोला था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, याद आ रहा होगा। अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बात मैंने बताया था। देखो पूरा खेल लॉजिकली समझने का है, समझाऊंगा यहाँ अच्छे से घुसेगा दिमाग में। अच्छे से सुनना है बातों को मेरी। कि अगर मुझे जीआई चाहिए, फिलहाल ये जो कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड वाला केस, जीआई मुझे नहीं मिलेगा तो कन्फॉर्मर आइसोमर्स मुझे मिलते रहेंगे। अगर मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चाहिए, नहीं इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट करनी है, तो पहला काम मुझे ये करना है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो रोटेशन है ना, उस रोटेशन को मुझे रोकना पड़ेगा। और अगर इस रोटेशन को रोकना है तो मुझे दो रास्ते में, एक क्या करूंगा, दूसरा रिंग। अब पाई बॉन्ड जो होगा वो कार्बन कार्बन सिस्टम के बीच में जो रोक रहे हैं हम लोग, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की मेरी पहली शर्त ही होगी, मैं कंपाउंड में देखूंगा जिन कंपाउंड में मुझे डबल बॉन्ड मिल जाए या मिल जाए, जिसे मैं बोलता हूं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। मेरे साथ बोलो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। तो पहली बात तो मुझे क्या देखना होगा बताओ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब साहब सवाल ये पैदा होता है, ये रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम कैसे मिलेगा? जवाब आया, या तो पाई बॉन्ड से या तो रिंग से। अब ये पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच भी हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच भी हो सकता है, और एक केस हमने क्या देख लिया? रिंग। सर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं है? मैं कहता हूं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो है, लेकिन जीआई के लिए लायक नहीं है। जीआई होने के लिए अब बताओ ना, यहां दो ग्रुप लगाऊं मैं, इनमें क्या ही ज्योमेट्री में चेंज कर सकता हूं? लीनियर मॉलिक्यूल है। तो जीआई में होने के लिए मतलब कम से कम दो एटम तो होने चाहिए, जैसे एक ऐसा एक ऐसा, ये अगर ऐसा है, एक ऐसा है, ये वाला इसे ट्रांस जैसे बोलेंगे, दूसरा या इसको ऊपर लगा दूं, ये नीचे ला दूं। समझ पा रहे हैं आप मैं जो बोलना चाहता हूं? तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन रेस्ट्रिक्टेड मतलब रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो है, लेकिन ये जीआई के लिए हमारे लिए कैपेबल नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर है? जीआई होने के लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। ये चीजें हम सबसे पहले ढूंढेंगे। ये बहुत बेसिक बात थी जो बच्चे को पता नहीं और जीआई पढ़ डाले हम। और जीआई के नाम पे बच्चे को बेवकूफ बनाया गया, सिर्फ सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन पढ़ा दिया गया और दो चार एग्जाम्पल और बता दिया गया, और उसमें डायपोल मोमेंट बता करके इसका डायपोल मोमेंट ये, उसका डायपोल मोमेंट वो बता दिया गया। ये नहीं है जीआई। जीआई पूरा खेल ही अलग है, आप अभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये आप लिखे कॉपी में। क्लियर हो रही बात? समझ में आया सभी? ठीक, लिखो। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लोग अगर सेपरेट कर, आइसोमेरिज्म दिखता है उसके पीछे के रीजन को जरा हम लोग समझते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये एक सिस कंपाउंड है। सिस में इस नतीजे से पे बोल रहा हूं, देखो ये जो आप देख रहे होंगे ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला देखते हुए सेम ग्रुप जो है डबल बॉन्ड के अगेंस्ट सिमिलर साइड है,
तो इसे बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? सिस अरेंजमेंट। ये कौन सा अरेंजमेंट है? सिस। इसी का दूसरा है, तो सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखते हैं अगेंस्ट डबल बॉन्ड, तो इसे हम लोग ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस। ये कौन सा है? सिस। ये क्या है? ट्रांस। अब जरा समझना, मैं इसे आपको सिंपल समझाऊं तो ये मेरे पास सिस मॉलिक्यूल है, दिख रहा है सभी को? अब मैं इस सिस को ट्रांस में बदलना चाहता हूं। इससे पहले जो कन्फॉर्मर वाला केस मैंने बोला था, याद करें, तो ट्रांस मतलब वहां एक कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने के लिए सिर्फ रोटेशन दिए थे हम लोग, और वो रोटेशन के लिए जो एनर्जी लगती है उसको इंटरकन्वर्टिबिलिटी एनर्जी, बहुत कम थी। रूम के टेम्परेचर घूम, अच्छा अपने आप ही हो गया। लेकिन मुझे बताओ, मुझे इसको ट्रांस में बदलना है, तो मैं बिना बॉन्ड तोड़े इसे ट्रांस में बदल सकता हूं क्या? किसी तरीके से मुझे बताया जाए। नहीं, मैं पहले क्या करूंगा? एनर्जी दूंगा, वो एनर्जी से ये बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा तो पहले ये बॉन्ड ओपन होगा, फिर ये रोटेट होगा। क्या होगा? रोटेट होगा। फिर इनको रोटेट करने के बाद फिर इनमें वापस से मुझे क्या बनाना पड़ेगा? बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बॉन्ड बना करके इन बॉन्ड्स को तोड़ करके ये अरेंज करूंगा, और अब जाकर के जब मैं बॉन्ड तोड़ता हूं तब सिस का मुझे ट्रांस आइसोमर मिल रहा है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के लिए जो एनर्जी बैरियर है, वो भी देख कितना स्टेबल था, तुरंत टूट भी गया रूम टेम्परेचर पे। तो एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर, एक फेज से दूसरे फेज में ले जाने के लिए, या एक फॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में ले जाने के लिए, जो इंटर कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी बैरियर है, जो एनर्जी को क्रॉस करने का जो एनर्जी बैरियर है, वो बहुत हाई होता है। यानी इंटर कन्वर्टिबिलिटी तोड़ूंगा तब जाकर के एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। मतलब ये दोनों नॉर्मल आइसोलेशन या सेपरेशन के लिए क्या होगा? पॉसिबल होगा। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आप इजीली क्या कर सकते हो? आइसोलेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो जरा बात को समझना प्यारे बच्चों, सिस को अगर आपको ट्रांस में बदलना है तो इनके बीच में जो इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर है बहुत हाई होती है। सिस को ट्रांस में बदलने के लिए इतनी एनर्जी बैरियर को मुझे क्रॉस करना होगा, और क्रॉस होने के बाद में इंटर कन्वर्जन जो होगा वो इससे उसमें बदलेगा। वो इंटर कन्वर्जन आसान होने वाला है क्या? नहीं, इंटर कन्वर्जन नॉट इजी। तो इसका मतलब इनका सेपरेशन और आइसोलेशन हमारे लिए क्या होगा बेटा? इजी नहीं होगा। सेपरेशन आइसोलेशन नॉट इजी, आसान नहीं होने वाला ना यार। अरे सॉरी उल्टा बोल गया। सॉरी माफ करना, इंटर कन्वर्जन इन दोनों का आपस में आसानी से नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये लोग जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे नॉर्मल टेम्परेचर में। तो इसका मतलब इनको सेपरेट करना हमारे लिए क्या होने वाला है? होने वाला है। क्लियर है? ये लिख लो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? GI अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट एट अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। सुना जाए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के उनकी ज्योमेट्री क्या बोला? GI arises due to difference in the arrangement of the group present in a restricted rotation system. रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अगेंस्ट हम लोग अगर अरेंजमेंट सेम, तो मतलब ये एक दूसरे के GI नहीं है, डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बोलो क्लियर है? अरे हूं हाँ करो। अब इस चीज को सुबह वाला जो बात बोल रहा था डाउट में, उससे रिलेट करके उल्टा रिलेट मत कर देना। और सुबह जो मैं आपको मेटामर्स वाला क्वेश्चन समझा रहा था वो आपको क्लियर हुआ होगा। जिनको नहीं हुआ अभी फिलहाल उस बारे में ना सोचे, अभी इसको समझने में ध्यान दे। वो वाला क्वेश्चन जब आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे या मैं जब बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी उस बारे में सोचना नहीं है, इस पे ध्यान देना है। क्लियर है? ठीक, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे थे। लिखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिख जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मेरे पास प्रेजेंट है। बोलो क्लियर है? अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम दिख गया सभी को। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब बिना बॉन्ड तोड़े रोटेशन हो नहीं सकता। अब समझना, यहां दो ग्रुप लगे हुए, इस कार्बन के पास एक ए और एक बी, इस कार्बन के पास भी दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक ए और दूसरा बी। देखो दोनों एक ही ज्योमेट्री, आप देखो दोनों का अरेंजमेंट सेम साइड है,
तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, सिस आइसोमर। क्या बोला, सिस। दूसरा देखो, क्या ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, दिख रहा है। अब यहां देखो, एक को फिक्स रखते हैं, ए और बी को फिक्स रखते हैं। मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, फिर रोटेट करूंगा, तो बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, और जैसे ही ये रोटेशन हुआ मैंने बॉन्ड बना लिया, मतलब इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया हूं, और तब जाके बॉन्ड तोड़ करके मैं दो कंपाउंड बना पा रहा हूं। तो इसे मैं बोल रहा हूं ट्रांस, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जीआई। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। मतलब बॉन्ड तोड़ करके एक दूसरे में बदल सकूं तो जीआई है। बिना बॉन्ड तोड़े अगर ये इसमें बदल जाता तो मैं बोलता ये जीआई नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, लिखने की हड़बड़ी मत करो, समझो बात को। मान के चलो ये मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर मैं लगाया ए, और यहां मैंने लगा दिया क्या बेटा, बी, ठीक है। और यहां पर मैंने लगाया ए, और यहां लगा दिया डी, ठीक है। अब भी यहां पर जीआई होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा। ये है सिस। अब इसी का जो ट्रांस आइसोमर होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, ए और बी को मैंने फिक्स रखा, ये बॉन्ड तोड़ा, डी को रोटेट करा, डी ऊपर चला गया, ए नीचे आया, वापस से बॉन्ड बना दिया। तो ये जो आइसोमर होगा ये कौन सा होगा, ट्रांस। देखो सिस ट्रांस कैसे देखते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप सेम साइड सिस। मतलब सिस ट्रांस होने के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन में दोनों कार्बन के ग्रुप सेम हो, तो वहां मैं सिस ट्रांस बोलूंगा। अब एक और केस देखना, इधर ध्यान दो, एक और केस देखो। अगर मैं ऐसा लिखूं, आप मुझे बताना, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ए बी डी ई, चारों ग्रुप, तो बताओ यहां जीआई होगा नहीं होगा, बोलो। होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, सिस ट्रांस हम नहीं बोलेंगे। तो फिर वहां सिस ट्रांस की जगह क्या बोलेंगे वो बात अलग है। कैसे होगा जरा देखना, इसके ना 6 बनते हैं, देखना। ए को फिक्स किया, ए को मैंने क्या किया, फिक्स किया, तो ये ए के साथ इस बार क्या है, बी है, तो डी ई है, तो इनको पलटा दो, ई और डी को बॉन्ड थोड़ा घुमा दिया, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ए को फिक्स किया मैंने, ए को फिक्स मानना ताकि गलती ना हो, तो ए के साथ इस बार बी था, इस बार किसको भेज दो, डी को भेज दो, तो यहां पर कौन आ गया, बी और ई, तो बी और ई हो गया। तो अब इसको पलटा दो, कैसे बनेगा, ए फिक्स है, ये कौन है, डी है, बॉन्ड तोड़ा, रोटेट किया, बी ऊपर ई नीचे, ठीक है। एक और तरीका, एक और बन सकता है, मैंने किसको फिक्स किया है, ए को फिक्स किया, किसी भी एक को फिक्स कर लो, ए के साथ बी था, ए के साथ डी हो गया, अब ए के साथ कौन आएगा, ई, ठीक है। बच गया कौन, बी और डी, तो अब इन्हें रोटेट कर दो, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया ई, ये रोटेट हो जाएगा, तो यहां कौन आएगा, बी, यहां कौन आएगा, डी। तो टोटल 6 आइसोमर्स बनते हैं, कितने बनते हैं, 6 जीआई बनते हैं। कितने जीआई बनते हैं, 6 जीआई। हालांकि ये मैं अभी आपको और डिटेल में समझाऊंगा एग्जांपल से। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा था, कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऐसा जिनमें ए बी हो। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए बी ए डी हो, कोई भी एक चीज कॉमन हो। तीसरा चीज ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन के लिए कोई भी चीज कॉमन ना हो, कोई भी ग्रुप दोनों साइड में कॉमन ना हो, तो उस कंडीशन में भी जीआई दिखेगा। मेरी बात सबको समझ में आई, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ऐसा लिख रहा हूं, आप मुझे बताना ये जीआई है या नहीं है। मैंने क्या किया, इसे फिक्स रखा, बीच वाले बॉन्ड को तोड़ा और रोटेट किया, ये ई और डी और बॉन्ड बना लिया। इनमें जीआई होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो, ध्यान देना, इन दोनों में कोई जीआई नहीं हो रहा है। क्यों, जरा समझना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, जीआई होने के लिए मैंने क्या बोला, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, फिर रोटेशन करना पड़ेगा, फिर बॉन्ड करना पड़ेगा कि एक फॉर्म दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सके। आप समझो, मुझे यहां कोई बॉन्ड जरूरत नहीं है, मैं इसी मॉलिक्यूल को अगर पलट दूं, तो ये दिख रहा है यार आपको, ये इसी मॉलिक्यूल को मैंने फ्लिप कर दिया, तो
तो ये आपको दिख गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। नो जीआई, ये वाले केस में कोई जीआई नहीं होगा। तो जीआई की शर्त हमें समझनी थी, इन एग्जांपल्स के थ्रू मैंने वो शर्त को समझा दी। पहली बात तो हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम चाहिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो एंटिटीज लगे हुए हैं ये दोनों आपस में डिफरेंट होने चाहिए। मतलब ये जो कार्बन है ना, इसके पास जो दो ग्रुप लगे हैं ये दोनों के दोनों डिफरेंट होना चाहिए, यानी ये ए है तो ये बी होगा। ये जो कार्बन है इसके पास दो ग्रुप होने चाहिए, दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, ये ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, ई एफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और दोनों ग्रुप होने चाहिए एक दूसरे से टोटली डिफरेंट। अगर ये ए हो गया तो ये वाला केस बन जाएगा कार्बन ए डबल बॉन्ड ए, तो ये फ्लिप करके एक दूसरे में बदल सकते हो, तो ये जीआई नहीं होगा। ये जो बात मैंने आपको क्लियर हुआ। तो हमें अगर जीआई देखना है तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, केस नंबर फर्स्ट में यहां आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट जीआई इन कार्बन कार्बन सिस्टम। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, यही देखेंगे हम लोग। दूसरा, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप चाहिए। मतलब एक देखना है आपको, एक कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है, पहला कार्बन क्या दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यस सर। दूसरा कार्बन क्या दो ग्रुप लगे, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यस सर, जीआई दिखेगा। क्लियर है, डबल बॉन्डेड कार्बन दिख गए मुझे दो, ये कार्बन है दो ग्रुप, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यस सर। ये वाले कार्बन के पास आओ, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, नो सर सेम है, जीआई नहीं दिखा है। डबल बॉन्डेड कार्बन है, दो डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड है, कार्बन दो ग्रुप सेम है, दो ग्रुप डिफरेंट है, जीआई तो छोड़ दो, यहां दोनों सेम हो गए तो वो जीआई दिखाएगा ही नहीं। जीआई होने के लिए इंडिविजुअल दोनों कार्बन जरूरी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, लिखा जाए, हो गया। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। दूसरा, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली। चलिए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर जीआई, ठीक है। अब देखना, समझना बात को। सबसे पहले हमें देखना है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। बोलो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, यस सर। इस कार्बन के पास दोनों ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं मुझे, यस सर। ये कार्बन के पास दो ग्रुप दोनों के दोनों ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं, यस सर। तो यहां पर जीआई हो जाएगा, जो बनेगा सिस और दूसरा क्या होगा, ट्रांस। क्लियर है, ठीक है। इधर ध्यान दो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है आपको, इस कार्बन के पास दो ग्रुप है, क्या दोनों के दोनों डिफरेंट है, यस सर। इस कार्बन के पास दो ग्रुप, क्या दोनों के दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यस सर। दोनों साइड ए और ए कॉमन है, तो जीआई होगा, और जो होगा वो उसका टाइप होगा सिस और ट्रांस। क्लियर है ये चीज, ठीक है। समझो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन के साथ दो ग्रुप, दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। इस कार्बन के पास दो ग्रुप, दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। तो बताओ जीआई होगा, यस सर। लेकिन सिस ट्रांस में नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ए बी डी और ई चारों ग्रुप आपस में अलग है। तो यहां जो टाइप होगा उसे हम लोग ईजेड सिस्टम में देखेंगे। क्या देखेंगे, ईजेड। यहां सिस ट्रांस नहीं बोलते, ईजेड बोलते हैं, समझाऊंगा। क्लियर है यहां तक। दूसरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, क्या ये दो ग्रुप दोनों के दोनों सेम है, हाँ सेम सेम, तो यहां पर जीआई नहीं होगा। नहीं आ रहा समझ में, ठीक। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो है, लेकिन दो ग्रुप जो है दोनों क्या है, सेम है। यहां भी क्या है, सेम है, तो यहां तो जीआई नहीं हो रहा, ठीक है। यहां ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके पास दो ग्रुप डिफरेंट तो है, एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। यहां दो ग्रुप क्या है, सेम है, तो जीआई नहीं हो रहा। क्लियर है। जबकि नेक्स्ट वाले में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा मिथाइल है, दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, क्या डबल बॉन्ड के अगेंस्ट दोनों जो ग्रुप है दोनों डिफरेंट है, तो मैं बोल सकता हूं यहां जीआई होगा, और जो होगा वो होगा सिस और ट्रांस। लिख लो, नंबर डाल के लिखते जाओ, टेबल बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे 1 to 7। आगे बढ़ते हैं, हो गया ना।
एक क्वेश्चन है, राइट ऑल पॉसिबल ओपन चेन आइसोमर्स ऑफ C4H8। C4H8 एक मॉलिक्यूल, इसका ओपन चेन आइसोमर्स आपको बनाना है। हाँ, मैंने बोला ओपन चेन आइसोमर्स आ जाएंगे उसमें। C4H8 है तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, DU निकालूंगा। DU कितना आएगा निकाल के देखो, 1 निकाल के देख लेना, 1 आएगा। कैसे, 4 और 1 5 में से 8/2 कितना हुआ 4, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो क्या बन सकता है, 1 2 3 4, एक तो ये बन सकता है, बोलो बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है शर्मा जी, जरा गौर करना, 1 2 3 और ये 4, इसी की अगर मैं ब्रांचिंग कर दूं, ठीक है। तीसरा क्या बन सकता है, 1 2 3 4। अब जरा गौर से देखना, ये पहला है, ये दूसरा है। देखो सबसे पहले इन तीनों में जीआई चेक करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। मुझे बताओ इस कार्बन के पास 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक इथाइल है दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बोलो है। इतना ही काफी नहीं है, इसके पास दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। तो बताओ ये मॉलिक्यूल जीआई दिखाएगा, नहीं, ये तो जीआई नहीं दिखाएगा। अब इस कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड है, यहां दोनों ग्रुप सेम है, दोनों के दोनों क्या है, मिथाइल है, और ये भी क्या है, दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। तो ये कंपाउंड भी जीआई नहीं दिखाएगा। क्लियर है, ठीक है। इधर देखो, इस डबल बॉन्ड के अगेंस्ट इस कार्बन के पास 2 ग्रुप है, एक मिथाइल तो दूसरा हाइड्रोजन। क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यस सर। इस कार्बन के अगेंस्ट एक क्या है, मिथाइल तो दूसरा हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यस सर है। तो ये जीआई दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और अभी तो रुको, समझना बच्चों बात को अच्छे से। जब ये जीआई दिखा रहा है तो इसका 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक हो सकता है सिस, यानी दोनों मिथाइल ग्रुप क्या रहे, सेम साइड, बोलो रहेगा, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। दूसरा क्या हो सकता है, ट्रांस, यानी दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, ये हुआ हाइड्रोजन ये हुआ हाइड्रोजन। ये क्या है बेटा, सिस, ये क्या है, ट्रांस। अब कई बच्चे लोग सिस को कंफ्यूज करते हैं, इसको सिस समझते हैं। वो क्या सोचते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों मिथाइल सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, तो ऐसे ऐसे कंपेयर कर रहे हो, तो वो सोचते हैं कि ये सिस है, जबकि ध्यान रखना ये सिस नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड ही अलग है। इस कंपाउंड का नाम क्या है बताओ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। इसका नाम क्या है बताओ, हाँ, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन। क्लियर है, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 2 मिथाइल प्रोप इन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूट 2 इन, और ये वाला होगा सिस ब्यूट 2 इन, और ये क्या है, ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो जीआई होने के लिए ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये दोनों का सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। और ज्योमेट्री अलग अलग है, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जीआई। और जीआई एक दूसरे के कभी मिरर इमेज नहीं हो सकते, इसलिए ये लोग क्या है, डायस्टेरियोमर है, जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था। नहीं है, ठंडे दिमाग से वो वाला पेज पढ़ के इसको रिलेट करना हो जाएगा। तो बताओ C4H8 के चेन आइसोमर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, ऐसा मत गिन देना 1 2 3 4 5, अरे इसी के 2 है, नहीं है समझ में, तो कितने बनेंगे, 4 आइसोमर्स। मैं रिंग भी बना सकता था ना, तो रिंग मैंने बनाया नहीं, ठीक है। ओपन चेन में लिख दिया ऊपर, तो ओपन चेन आइसोमर्स तो 4 बनेंगे। अब जब समझना फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, अगर मैं इसे 1 2 बोल रहा हूं, इसे 3 बोल रहा हूं, इसे 4 बोल रहा हूं, तो जरा ध्यान देना 1 और 2 क्या है, 1 2 आपस में क्या है, हाँ 1 और 2 क्या है, चेन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4,
यहाँ कितने हैं 3, चलो 1 और 3, पेरेंट चेन में 4 कार्बन, पेरेंट चेन में 1 2 3 4 कार्बन, ये कौन है एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। 1 और 4 पोजीशन आइसोमर, 1 और 4 भी क्या है पोजीशन आइसोमर से। चलिए और देखते हैं, 1 का तो कॉम्बिनेशन सभी से हो गया ना, 1 2 1 3 1 4, 2 और 3 को देखो, हाँ चेन आइसोमर, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है जबकि यहाँ 3 कार्बन की चेन आइसोमर। 2 और 4 क्या होंगे चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, 2 का भी कॉम्बिनेशन सबसे हो गया। 3 और 4, अरे ये तो GI है ना, यही तो पढ़ रहे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके 4। ठीक, स्टीरियोजेनिक सेंटर, अब देखो स्टीरियोजेनिक सेंटर, हिंदी में भी इसे स्टीरियोजेनिक सेंटर ही बोलते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर वो सेंटर होता है किसी मॉलिक्यूल का अब स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, रिंग हो सकता है, या कायरल सेंटर हो सकता है। अब कायरल सेंटर क्या है ये अभी ना पूछें, ये मैं भविष्य में, ठीक है, इन फ्यूचर में आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तब मैं आपसे कायरल सेंटर की बात करूंगा, फिलहाल नहीं करूंगा, ठीक है। तो ऐसा डबल बॉन्ड या रिंग या कायरल सेंटर जिसके अगेंस्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखा जाता है उसे ही हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। क्लियर है, लिखो द डबल बॉन्ड ring or chiral center due to which stereoisomerism arises, which is known as stereogenic center। चलिए ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर ढूंढेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर को मार्क करके हम स्टार मार्क करते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर वो सेंटर है जिसके आसपास आपको GI या OI दिखेगा। GI आपको बताया नहीं हो लेकिन GI बताया हूं तो हम लोग फिलहाल GI ही देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये कार्बन दोनों के दोनों ग्रुप डिफरेंट है ना, दो डिफरेंट ग्रुप आप पहचान सकते हो, एक हाइड्रोजन दूसरा मिथाइल है, अरे हुआ करो। ये कार्बन है इसके पास दो ग्रुप दोनों डिफरेंट है, दोनों कौन कौन से होंगे मुझे बताया जाए, एक हाइड्रोजन है दूसरा ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिमेनिंग पार्ट है वो दूसरा ग्रुप हो जाएगा इसके लिए, अरे हुआ करो, बोलना है। तो क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इस सेंटर के अगेंस्ट GI दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यस सर, तो ये मेरे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। ये कार्बन है, इस कार्बन के पास दोनों ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट है या नहीं है मुझे बताओ, यस सर है, एक हाइड्रोजन एक ये पूरा ग्रुप अलग, बोलो क्लियर है। जबकि इस कार्बन के पास दो ग्रुप दोनों के दोनों सेम, दो हाइड्रोजन दोनों तबाही, दोनों यहाँ तबाह करेंगे, GI की शर्त नहीं होगी, बताओ ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है 1 है, इसी के अगेंस्ट यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर है, तो एक थोड़ा आसान वाले से शुरू करता हूँ, ये थोड़ा टफ लग रहा होगा तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला इजी वाला बताओ, स्टीरियोजेनिक सेंटर पहचानना है आपको। देखो ये कार्बन दोनों ग्रुप दोनों तबाही दोनों डिफरेंट है, हाइड्रोजन मिथाइल, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के अगेंस्ट दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप अलग, तो क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है मुझे बताओ, है। चलिए ये कार्बन है इसके पास दो ग्रुप दोनों डिफरेंट, एक हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप टोटली डिफरेंट, अरे बोलो, ये कार्बन एक हाइड्रोजन दूसरा मिथाइल टोटली डिफरेंट दो ग्रुप, बोलो है कि नहीं है, यस सर, अरे बोलना स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्या, यस सर है, कितने हैं दो हैं, तो दो सेंटर के अगेंस्ट यहाँ GI होगा, और GI होके क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो बात की बात है, स्ट्रक्चर हम बाद में बनाएंगे। तो ये चीज क्लियर हुआ, ट्रांस होगा तो आगे कॉम्बिनेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, क्लियर। चलिए ये तो फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, ये इजी वाला बताओ, इससे बता दोगे क्या ये GI होगा कि नहीं, बता देंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर के लिए क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पास आते हैं, क्या दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट है,
अब डबल बॉन्ड के पास ये वाला कार्बन भी है, ये कार्बन रिंग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? रिंग। तो जब भी डबल बॉन्ड के पास अगर आप रिंग देखने आते हो ना, तो आपको ना एनवायरमेंट देखना होता है। आप पहले ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आओ, एंटी क्लॉकवाइज आऊंगा तो मुझे पहले यहां से क्या मिला? कार्बन। फिर आगे गया तो मुझे क्या मिला? कार्बन। फिर मुझे यही वाला कार्बन वापस से मिल गया। बोलो मिला? मैं यहां से यहां गया। अब उल्टा जाओ, एक बार ऐसे घूमो, एक बार ऐसे घूमो। ऐसे घूमने के बाद मुझे इधर से देख रहा हूं, इधर से जा रहा हूं, तो मुझे क्या मिला? कार्बन। और आगे गया तो क्या मिला? कार्बन। और आगे क्या गया तो कार्बन डबल बॉन्ड, वो आगे जाके यही वाला मिल गया। बोलो मिला? मैं इधर से जा रहा हूं। मुझे एक चीज बताओ, इधर से जाने पर और इधर से आने पर क्या दोनों एनवायरमेंट सेम है? दोनों लिंकेज सेम दिख रहा है आपको? ये वाला वातावरण, ये वाले वातावरण दोनों सेम है, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। मतलब ये इधर से देखना और इधर से देखो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर रिंग में दोनों एनवायरमेंट सेम है तो मैं ये मानूंगा कि ये कार्बन में दोनों ग्रुप क्या लगे हुए हैं? सेम। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होता। अब जरा समझना, अब जरा समझना, मैंने रिंग में स्टीरियोजेनिक सेंटर की शर्त आपको नहीं बताई है अभी। रिंग में स्टीरियोजेनिक सेंटर जीआई करेगा कि नहीं करेगा वो बाद में बताऊंगा। ये चीज क्लियर हुआ सभी को? ये वाला क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए एक ये मैंने आसान वाला, टफ वाला तो थोड़ा बता दिया, ये आसान वाला तुम सोच के बताओ। बोलो। देखो ये कार्बन है, यहां दोनों ग्रुप दोनों ही टोटली डिफरेंट है, ये तो दिख गया। क्लियर है? अब जरा तन्मय ध्यान देना, मैं इस कार्बन से पूछना चाहता हूं और मैं जरा पूछूंगा। मित्रों जरा ध्यान देना, इधर से जाएंगे तो ये कार्बन है, इसके पास क्या लगा हुआ है? Cl Cl। और आगे जाएंगे तो कार्बन, और आगे गए तो कार्बन डबल बॉन्ड। यहां से जाने पर ये एनवायरमेंट दिख रहा है। इधर से जाऊंगा तो आपको क्या दिखेगा? कार्बन। फिर क्या दिखेगा? कार्बन के साथ Cl और Cl। फिर आओगे तो कार्बन। बोलो दिखेगा? मुझे बताओ ये और ये सेम है क्या? नहीं है। आप अगर सेम है या नहीं है आप चेक करना चाहते हो, आप नाम लिख के देख लो। इसका नाम होगा 1,1 डाइक्लोरो, इसका नाम होगा 1,2,2 डाइक्लोरो, इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाइक्लोरो टाइप का एनवायरमेंट मिल रहा है। जबकि इधर से जाऊंगा तो मुझे 1,1 डाइक्लोरो टाइप का एनवायरमेंट मिल रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है क्या? तो ये दोनों क्या होगा? टोटली डिफरेंट। तो अगर टोटली डिफरेंट है तो यस, ये डबल बॉन्ड मेरे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर होने वाला है, यानी यहां पर जीआई होगा। नहीं यार, कौन से? ये वाला एक ऐसा होगा, दूसरा इसका कैसे बनेगा? ये सिस हुआ, चल मान ले। दूसरा कैसे होगा? एक हाइड्रोजन ऊपर और ये मुड़ाऊ करके नीचे कर दो, हाइड्रोजन ऊपर कर दूं यहां, वेज डैश। चल ये हो गया, ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, वेज डैश तो आएगा ही नहीं ना। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो वेज डैश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वेज डैश आएगा ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए ये करो, तन्मय बताइए हुआ तो। देखो इधर तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर देखो क्या होगा। इधर अगर जाऊंगा तो कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, उल्टा चलो तो कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन। इधर से जाने पर या इधर से आने पर एनवायरमेंट सेम है। तो एनवायरमेंट अगर सेम है तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर तो नहीं होगा, यानी इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ये जो मैं जो पढ़ा रहा हूं यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, उससे नहीं पूछना। ये जो कार्बन है इसके पास दोनों ग्रुप दोनों डिफरेंट है, तो ये तो जीआई मतलब जीआई के लिए इतना ही काफी नहीं है। दूसरे कार्बन को देखूंगा, ये जो कार्बन है रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जाऊंगा तो जो एनवायरमेंट है ऐसे जाने पर इस एनवायरमेंट के बराबर है। सेम है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो यहां से आप जाओगे तो 1,1 डाइक्लोरो 2,2 डाइब्रोमो आएगा। जब आप यहां से जाओगे तो 1,1 डाइब्रोमो पहले आएगा। तो दोनों एनवायरमेंट टोटली डिफरेंट है। ये चीज सभी को समझ में आया? यहां से
यहां से जाने पर दोनों एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है, ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये भी डिफरेंट है, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा और इस सेंटर के अगेंस्ट मैं जीआई देख सकता हूं। कितने लोग को नहीं आया ये वाला समझ में? हाथ उठाए। क्लियर है? क्लियर? केस नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं, जीआई इन रिंग सिस्टम। तन्मय जरा देखना, रिंग सिस्टम के लिए जीआई देखना है, उसकी शर्त मैं आपको समझाना चाहता हूं। जरा देखो, देखो ये मेरे पास एक रिंग सिस्टम है। क्या है बेटा? रिंग सिस्टम है। फिलहाल इस रिंग से बना रहा हूं, ये मतलब कुछ इस तरीके का है। ये जो कार्बन है, ये 3 रिंग के कार्बन है, यहां मिथाइल लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन होगा ना, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो ये बात समझ में आ रहा है? अब इस स्ट्रक्चर को मैं ना आपको ऐसे दिखाना चाह रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे मैं ऐसे लिखूं, अगर ऐसे लिखूं, मतलब ये अभी आप ऐसे देख रहे हो, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूं इस स्ट्रक्चर को। ये वाले जो पीछे हो जाएंगे और ये जो होगा ये सामने होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये जो हमारे पास मिथाइल और हाइड्रोजन होंगे, जो पेपर हमने बनाया ये प्लेन ऑफ पेपर में होगा, जबकि ये जो रिंग वाला जो हिस्सा होगा वो वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। ये बात आप समझ पाए कि नहीं पाए? तो ये हमारे पास में ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया मिथाइल, और ये हो गया मेरे पास मिथाइल, ये हो गया हाइड्रोजन। एक स्ट्रक्चर तो ये बना सकता हूं। दूसरा स्ट्रक्चर मैं इसका कैसे बना सकता था, जरा गौर से देखना। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया मिथाइल। मतलब मैं ये हाइड्रोजन यहाँ है और ये मिथाइल यहाँ है। इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पहले इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम यानी रिंग तोड़ना पड़ेगा, रिंग के बाद रोटेशन करना पड़ेगा, वापस बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तब इसका जो ट्रांस आइसोमर है वो सिस में और सिस आइसोमर किस में बेटा? ट्रांस में कन्वर्ट हो पाएगा। यानी इन दोनों के बीच भी इंटरकन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर आप देख रहे हो। क्या ये चीज समझ में आया? अब इसी का ही रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, मतलब आपको थोड़ा 3D में सोचना है, आपके थर्ड आई को, मेंटल आई को ओपन रखना है, में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल होगा। खीर बहन कैसे करेंगे, एकदम दिमाग का इस्तेमाल। आयोडीन घुटने में दर्द हो सकता है कभी भी। ठीक है, चलिए समझो। अब ये जो स्ट्रक्चर ऐसे था, मैं इसको ऐसे कर दूं, यानी रिंग को अगर मैं प्लेन ऑफ पेपर में रखूं, तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो हाइड्रोजन है ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा है, आंख फोड़ते हुए आंख के अंदर एचडी घुस रहा है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो आगे की तरफ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हम लोग वेज में दिखाएंगे, और पीछे जो मिथाइल लगा हुआ है उसको मैं किस में दिखा रहा हूं? डैश में। ठीक है, और यहां पर ये जो है ये मिथाइल पीछे हो गया, और यहां वाले केस में क्या हो जाएगा? ट्रांस है, तो आगे की तरफ कौन है? मिथाइल है, और पीछे की तरफ कौन है? हाइड्रोजन है। आगे की तरफ कौन है? मिथाइल। वेज में कौन है? मिथाइल है, और डैश में कौन है? यही चीज समझ में है? इसे भी मैं क्या स्ट्रक्चर बोलूंगा? ट्रांस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, जो ऐसा 3D था, इसको अगर मैं प्लेन ऑफ पेपर में ट्रायंगल को ले आऊं, ये जो साइक्लोमेथेट प्रोपेन जो है, इसको अगर मैं प्लेन ऑफ पेपर में ले आऊं, तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ये जो ऐसा हुआ करता था, आप बताओ, इसे मैंने ऐसे रोटेट किया है, तो ये जो हाइड्रोजन जो ऊपर लगा हुआ था वो किधर आ जाएगा? अब इमेजिन करना है, किधर आएगा बोलो? आगे की तरफ, और पीछे की तरफ कौन होगा? मिथाइल। ठीक वैसे ये जो ऊपर रखा हुआ था, ऐसे होने पर ये हाइड्रोजन किधर आएगा? आगे की तरफ, और मिथाइल किधर हो जाएगा? पीछे। क्लियर है? एक स्ट्रक्चर ये मैंने बनाया, दूसरा स्ट्रक्चर मैं ये बना रहा हूं। इस बार क्या कर रहा हूं मैं? दोनों मिथाइल को आगे लिख रहा हूं और हाइड्रोजन को पीछे कर रहा हूं। इस वाले में भी मैंने दोनों मिथाइल को आगे रखा और हाइड्रोजन को पीछे किया। हाइड्रोजन ना दिखाए तो भी चलता है। मुझे ये बताना, ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फर्क क्या है?
कोई फर्क नहीं है। आप समझना, देखने का नजरिया है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है, एक ही है, नजरिया होता है अपना अपना। जो आपके लिए अगर देखो, आपके दोनों हाइड्रोजन अगर आगे लगा हुआ है, तो जो आपके लिए वेज है वो मेरे लिए किसमें है, डैश में। ये मेरी बात समझ पा रहे, जो मेरे लिए वेज में है वो आपके लिए क्या है, डैश में। तो ऐसा है, मैं इसे आगे से देख रहा हूं और ये जो स्ट्रक्चर है पीछे से देख रहा हूं, तो वेज को डैश, डैश को वेज करते हैं, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों ये दोनों सेम है, दोनों में अगर चेंज करूं तो ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, एक वेज है तो दूसरा क्या है, डैश है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर रिंग भी अपने आप में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है, तो रिंग में भी जीआई हो सकता है। तो रिंग में साहब सवाल ये पैदा होता है, ये जीआई हुआ क्यों। तो रिंग में जीआई होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वो कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ठीक है, इसमें तो जीआई आपको आसानी से दिख गया, ये स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया, जीआई होता कैसे वो मैंने दिखा दिया। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दो है सिस और ट्रांस, एक दूसरे के क्या है, जीआई है। लेकिन सवाल ये पैदा होगा कि सर जितने रिंग स्ट्रक्चर है उनमें जीआई कैसे पता, इसमें तो दिखाई दे दिया, बाकी में ऐसा टाइप का कोई डिजाइन दिया जिसमें नहीं दिख रहा होता। तो रिंग में जीआई देखने के लिए आपको sp3 कार्बन ढूंढना है, sp3 कार्बन। ऐसा sp3 कार्बन ढूंढना है जिसके पास दो ग्रुप दोनों डिफरेंट होने चाहिए, दो ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा sp3 कार्बन आपको दो चाहिए, कितना चाहिए, दो। रिंग के पास दो sp3 कार्बन एटम्स ऐसे होने चाहिए जो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो और साथ में दोनों डिफरेंट हो। जैसे ये कार्बन था sp3, ये कार्बन क्या है sp3, ये कार्बन क्या है sp3। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हमारे किसी काम का नहीं। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल था, ये हमारे काम का है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल था, ये हमारे काम का है। तो ऐसा कार्बन रिंग में दो हो जिसके पास दो ग्रुप लगे और दोनों के दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसे अगर दो ग्रुप मिलते हैं तो ये कंप्लीट रिंग एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाता है। ये कंप्लीट रिंग पूरा का पूरा एक क्या बन जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट हम लोग जीआई देख सकते हैं। कॉपी में तो ये लिखेंगे, ठीक है, जीआई अगेंस्ट रिंग में case number 2, GI in ring system, at least two sp3 members of the ring, at least two sp3 members of the ring must be di substituted and each di substituted members must have two different groups individually। क्या मैंने जो समझा वही लिखा है, मुझे बताया जाए। रिंग के अंदर दो sp3 कार्बन ऐसे होने चाहिए जो डाई सब्स्टिट्यूट यानी कि दो ग्रुप जुड़े हो, और वो डाई सब्स्टिट्यूटेड दोनों एटम क्या होने चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर है, लिखा जाए फटाफट। और सब रटना एक बार समझ गए तो ये लाइन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चलिए ये एक पेज छोड़ देना है सभी को ना, ठीक है, ये घर में आप बनाते रहना, मैं सारा व्यवस्था कर दूंगा घर में बनाने का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ये जीआई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। सबसे पहले देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास दो ग्रुप हैं, दोनों डिफरेंट है, सेम है, सेम है। तो मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है ये तो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, सब लोग थोड़ा गौर से देखें। लेकिन अब बात हो रही है, सिर्फ बात इसका नहीं है, अब बात रिंग का भी है। आप देखो ये कार्बन sp3 है, इस कार्बन के पास दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट है या नहीं है, मुझे बताओ। कौन कौन से दो ग्रुप डिफरेंट है, एक क्लोरीन दूसरा हाइड्रोजन, एक क्लोरीन है दूसरा हाइड्रोजन, एक क्लोरीन दूसरा हाइड्रोजन, ये भी sp3 कार्बन है, दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट है या नहीं है, यस सर है, बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब ये कार्बन कौन सा है, sp2, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है sp2, मुझे तो रिंग में कितने कार्बन चाहिए, sp3, जिनमें दो ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो ये रिंग क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। मैं ऐसे पूछूंगा, बताओ इस मॉलिक्यूल में जीआई होगा कि नहीं होगा, यस सर, इस मॉलिक्यूल में जीआई होगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है, एक है। मैं ऐसे पूछूंगा जीआई विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, नहीं होगा, छीर बहन,
मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इधर इधर घुमा क्यों नहीं ऊपर नीचे? घूम लो, घूमोगे तो है ना, झूम झूम के सेम आएगा ना पूरा, घूम के देख लो ना एकदम। ठीक है, इधर से भी एनवायरमेंट सेम, इधर से भी एनवायरमेंट सेम, तो ये जो डबल बॉन्ड के अगेंस्ट तो जीआई नहीं हो रहा है। आप इधर से घूम के देख लो, ये कार्बन में भी दोनों एनवायरमेंट है, दोनों के दोनों सेम है, और ये चीज तो मैंने यही पता कर लिया। ठीक है, अब रिंग में जीआई हो रहा है उसकी शर्त देख रहा हूं। ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन सीएल, दोनों ग्रुप डिफरेंट। ये कार्बन है, सीएल हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप डिफरेंट। तो जीआई विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, लेकिन जीआई विद रेस्पेक्ट टू रिंग अगर मैं बोलूं तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस, बोल के पढ़ो, जीआई विद रेस्पेक्ट टू रिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस, तो इस मॉलिक्यूल जीआई हो। अच्छा, वेज डैश बनाते हुए हाइड्रोजन का लफड़ा पालना ही नहीं, वो तो अपन दिखाते ही नहीं है ना। मैंने यहाँ हाइड्रोजन को नहीं बनाया ना, मतलब डैश पे क्या लगा है अपने आप, वो डैश पे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक वैसे ही यहाँ डैश पे अगर हाइड्रोजन है तो वेज पे क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है ना, वो नहीं दिखाते हैं तो भी चलता है। क्लियर है तन्मय? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला बताओ, जीआई होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड के अगेंस्ट देखते हैं। इधर देखो, डबल बॉन्ड के अगेंस्ट ये कार्बन है, CH3 हाइड्रोजन, दो ग्रुप, दोनों के दोनों डिफरेंट। ठीक है, यहां से देखो तो ब्रोमीन, यहां से जाने पर कार्बन ब्रोमीन क्लोरीन, वन ब्रोमो वन क्लोरीन। ठीक है, यहां से जाने से भी वन ब्रोमो वन, सेम एनवायरमेंट है ना घूमने पर, तो ये तो क्या हो गया, सेम। तो जीआई के लिए हमारा डबल बॉन्ड तो खराब हो गया। अब आते हैं सवाल पूछने किसके पास, रिंग के पास। रिंग के पास ये sp3 कार्बन है, यस सर है। ये भी sp3 कार्बन है, यस सर है। इसके पास दो ग्रुप, दोनों के दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है। इसके पास दो ग्रुप, दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। तो यस, जीआई के लिए सिर्फ इतना सही चाहिए था। तो बताओ इस केस में जीआई होगा। अच्छा, जीआई विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो जीआई विद रेस्पेक्ट टू रिंग बोलो होगा। ये कार्बन है, दोनों ग्रुप टोटली डिफरेंट है। ठीक है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के इधर से एनवायरमेंट देखो, वन क्लोरो वन ब्रोमो, फिर टू कार्बन पे ब्रोमो आया। इधर से जाने पर वन क्लोरो वन ब्रोमो जो इससे कॉमन आ रहा है, लेकिन टू पे आके कुछ नहीं है, वो ब्रोमो हो गया थ्री पे जाके। तो ऐसे घूमने पर और ऐसे घूमने पर क्या मैं बोल दूं यहाँ एनवायरमेंट टोटली डिफरेंट है? अच्छा, अगर मैं यहाँ भी ब्रोमो लगा देता तो हमारे पास ये सेम हो जाता। क्लियर है? या यहाँ ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन लगा देता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर डिफरेंट हो जाता। या यहाँ ब्रोमीन हटा के यहाँ फ्लोरीन लगा देता तो सेम हो जाता, या फ्लोरीन हटा के यहाँ क्लोरीन लगा देता तो डिफरेंट हो। नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो ना? तो ये चीज है, एग्जामिनर सोचता है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है। ठीक है, यहां पर ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट। तो ये पहला स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है बॉस, रिंग पे आते हैं। रिंग में ये कार्बन तो sp2 है, और मुझे sp2 की चिंता नहीं करनी है पार्थ, अगर मैं रिंग पे हाइब्रिडाइजेशन देख रहा हूं या जीआई देख रहा हूं तो। ठीक है, इस कार्बन के पास आओ, sp3 है और दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है ना। इस कार्बन के पास आओ, ये sp3 है, अरे है ना यार, और इसके पास दोनों ग्रुप क्या है, टोटली डिफरेंट है। कौन से दो ग्रुप है आप मुझे बता सकते हो क्या? बच्ची बताएगी कौन कौन से इस कार्बन पे दो ग्रुप। वेरी गुड, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो मैं लिख नहीं रखा, लेकिन नमक स्वादानुसार और हाइड्रोजन आपको पता है वैलेंसी के अनुसार आप लगाते हो यहाँ। ठीक है, अच्छा इधर देखो, तो आपको तो दो ऐसे sp3 एटम्स चाहिए थे ना। सर आप बोलोगे सर ये भी तो है sp3, अरे है ना यार, मुझे तो दो चाहिए थे यार, यहाँ तीन तीन मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो ये हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो अच्छा फिर ऐसे मत सोच देना हाँ ज्यादा sp3 एटम्स आपको मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड इंडिविजुअली तो जीआई दिखाएगा तो उतना ही, क्योंकि स्टीरियोजेनिक सेंटर ये रिंग खुद में एक ही है। अब कितने जीआई बनेंगे, उनका स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन क्या होगा, ये आज का हमारा मुद्दा नहीं है। इन फ्यूचर जब मैं आपको नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स या नंबर ऑफ जीआई निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूँ,
तो वहां हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीआई भी बना रहे होंगे, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। क्लियर है? फिलहाल ये समझ में आता है कि यहाँ पर जीआई होगा, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, 2, जीआई विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड होगा, जीआई विद रेस्पेक्ट टू रिंग होगा। बहुत बेसिक से चला हूं मैं आज जीआई में, इतनी बातें समझ में आई जीआई से रिलेटेड? सच बताओ, एक क्लास 10th का भी बच्चा होगा, 11th पढ़ने आया होगा, उसको भी ये पढ़ाऊंगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, तो आप तो फिर भी 12th पास हो। बोलो बात क्लियर है? सबको आया समझ में? अब तू बोल। हाँ यस, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन लगाने से यहाँ से एनवायरमेंट, यहाँ से एनवायरमेंट से डिफरेंस है ना, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर ये तो डिफरेंट हो गया, तो ये तो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और इसमें तो 2 सेंटर चाहिए थे sp3 ऐसे जिनमें 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, वो मिल रहा है, वैसे तो 4 मिल रहे हैं, तो ये खुद में ये रिंग एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो अब भी कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। अच्छा डबल बॉन्ड तो है ही नहीं ना, ये देखो दोनों ग्रुप हैं, दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। अरे हूं हाँ, 2 ग्रुप दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट, बोलो है। और ये sp3 होने चाहिए ना, sp3 तो है ही है, तो बताओ जीआई दिखाएगा। अब इसके ये पूरे स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है, और 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर रहने से 2 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक कुछ ऐसा बनेगा, ये सिस, एक को वेज किया, ये हो गया ट्रांस। नहीं कोई दिक्कत? सभी को आया समझ में? छुट्टी दे दूं कि ये टॉपिक कंप्लीट कर दूं? तुम्हारे बोलने से थोड़ी, मैं पूरा कंप्लीट करके तब छुट्टी दूंगा। ये लिखो पहले, देखो ये जो कार्बन है एक तो ब्रोमीन है और यहां से एनवायरमेंट अलग, ये जो कार्बन है एक तो हाइड्रोजन होगा और एक एनवायरमेंट ये अलग, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा ना। और ये सोचा तो गलत सोचा। डबल बॉन्ड जो मैंने आपको बताया स्टीरियोजेनिक सेंटर के लिए, मैंने हमेशा उस डबल बॉन्ड को रिंग से बाहर बनाया, उस डबल बॉन्ड को मैंने हमेशा कहां से बाहर बनाया, रिंग से बाहर बनाया। तो रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड है उसके जीआई की शर्त क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन में यहाँ एनवायरमेंट डिफरेंट, यहाँ 2 एनवायरमेंट डिफरेंट। पहली बार आपने डबल बॉन्ड को रिंग के अंदर देखा है, और रिंग के अंदर जब डबल बॉन्ड आता है तो उसकी शर्त अलग होना चाहिए, तब जाकर के पर जीआई देखा जा सकता है। उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो ये जो डबल बॉन्ड है ये जीआई के लिए तो कैपेबल नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये 4 मेंबर रिंग है। छोटे रिंग में डबल बॉन्ड ना नहीं जीआई दिखाता, बड़ा रिंग होता है तो उसमें जीआई दिखाता है। कैसे बताऊंगा, पूरा 3D में आपको बताया जाएगा, ठीक? चलिए, लेकिन ये कार्बन तो sp2 हो गया ना, हमारे काम का नहीं है। ये कार्बन sp2 हो गया ना, हमारे काम का नहीं है। ये कार्बन sp3 है, हमारे काम का है। दोनों ग्रुप टोटली डिफरेंट है जरूर यहाँ पर, लेकिन ऐसे तो 2 चाहिए ना। ये sp3 जरूर है, लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रुप दोनों कैसे हैं, सेम है। दोनों कौन कौन से, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? तो ये जीआई नहीं दिखाएगा। तो अब समझ, क्लियर? ठीक, ये क्वेश्चन देखो, देखो डबल बॉन्ड तो है नहीं, ये sp3 जरूर है लेकिन काम का नहीं है, ये sp3 जरूर है लेकिन काम का नहीं है, ये sp3 जरूर है, काम का है, लेकिन सिर्फ एक से थोड़ी काम चलेगा, ऐसा दूसरा भी ढूंढना होगा। ये कार्बन है sp3, लेकिन आप देखो दोनों जगह क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यानी ये भी काम का नहीं है। ये लोग क्या सोच रहे हैं, घंटी बजा के मेरे को नीचे बुलवा लेंगे, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा आज 9 बजे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो बताओ यहाँ पर मुझे 2 sp3 चाहिए थे ना, यहाँ कितने, 1, तो यहाँ पर जीआई नहीं होगा, कोई जीआई यहाँ नहीं होगा, नो जीआई। 4 कौन बोला रे, किसको शाम को डबल डबल दिख रहा है, बताओ होगा? देखो ये sp3 है लेकिन काम का नहीं,
ये sp3 है, ये भी काम का नहीं है, सही बात है। हाँ ये भी sp3 है लेकिन ये काम का है, एकदम सही बात है। ये भी sp3 है, ये भी क्या है, काम का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो हमारे पास यहाँ पर sp3 है, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर जी है, सही बात। लिख लो। कैसे बनेगा, दोनों को वेज कर दूं, एक को वेज एक को डैश कर दूं, नहीं आया समझ में? एक तो ऐसा होगा, दूसरा कैसा हो सकता है, एक वेज दूसरा डैश, क्लियर, सही बात। अगला देखो, होगा, देखो sp3 वाले एटम्स मुझे कितने मिल गए, 3 मिल गए, ठीक है। हमें चाहिए कितने थे, 2, तो ये और ये थे, ये भी है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है। स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ही है, स्टीरियोजेनिक सेंटर एक, तो यहाँ जी होगा। कितने जी बनेंगे, तो अच्छा एक मन में डाउट आया थोड़ी देर पहले आपको, सर अगर sp3 कार्बन ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे भी तो sp3 डाई सब्स्टिट्यूटेड इंडिविजुअली ग्रुप ज्यादा है, 3 है ना, तो यहाँ पे भी तो 2 से ज्यादा जी बनने चाहिए थे ना। चेक करते, एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तीनों क्या हो सकता है, वेज पे हो सकता है, Cl Cl Cl। दूसरा क्या हो सकता है, तीनों डैश पे होगा, तो ये और ये तो आइडेंटिकल है ना, ये और ये तो आइडेंटिकल है भाई। मैंने बोला आगे से देखा और पीछे से देखा, दूर से देखा तो कुछ दिखा नहीं, पास जाके तो कुछ था ही नहीं, मतलब है ही नहीं कुछ, सेम हुआ ना दोनों, क्लियर है। दूसरा क्या हो सकता है, एक को, 2 को मैंने वेज में रखा और एक को मैंने डैश पे रखा, और ऐसे कर सकता हूं कि मैं क्या करता हूं, एक को मैं वेज पे कर देता हूं, बाकी 2 को मैं डैश पे कर देता हूं, तो ये और ये तो सेम है ना यार, है ना। आप किसी भी 2 को वेज पे रख लो और एक को डैश में रख लो, वो चाहे इन दोनों को रख के इसको रख लो तो वो बनते रहेगा आपस में, वो तो सेम ही हुआ ना। आप ऐसे कर लो, आप इन दोनों को वेज में कर लो और इसको डैश में कर लो, मुझे बताओ ये तो सारे सेम है ना यार, ये तो सारे सेम है, तो बता कितना, मतलब नंबर ऑफ sp3 कार्बन बढ़ने से जी का नंबर बढ़ता है क्या, नहीं। अरे यार बोलो ना भाई, अब भी कितने जी बन रहे हैं, 2 ही जी बन रहे हैं, कितने, 2। एक ये वाला हो रहा है फुल्ली, ये क्या है, मतलब सारे एक साइड, सिस ट्रांस नहीं बोल सकता मैं यहाँ, और दूसरा ऑपोजिट, ये तो आइडेंटिकल बन रहे हैं, ये पूरे आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी मॉलिक्यूल हमें रिंग 2 3 ग्रुप लगे रहे, ज्यादा जीआई बनेंगे ऐसा नहीं, नंबर ऑफ कंप्लीटली स्टीरियोजेनिक सेंटर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर का नंबर हो उतना ज्यादा जीआई। स्टीरियोजेनिक सेंटर अब भी एक ही है, तो इस स्टीरियोजेनिक सेंटर के अगेंस्ट सिर्फ 2 ही जीआई बन रही है, ये बात समझ में आया। तो ये गलतफहमी बिल्कुल मत रखना कि रिंग में अगर sp3 कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड बढ़ते हैं तो ज्यादा जीआई भी बनेंगे, ये अदिम्य शर्मा, ये जो तुम्हारी सोच थी, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, ठीक है। और ऐसा तुम्हें भी नहीं सोचना है, क्योंकि अगर ऐसा सोचोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा दिखेंगे और आंसर गलत आ जाएगा, क्लियर है। तो सही सोच के, स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ही है ना, तो इसके अगेंस्ट 2 जीआई ही बन रहे, क्लियर है। ये सारे आइडेंटिकल है, आप करके देख लेना, जो भी कॉम्बिनेशन होगा सारा क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीआई इन रिंग सिस्टम। आप मुझे बताओ, क्या ये काम का है, नहीं। क्या ये काम का है, क्या ये काम का है, क्या ये काम का, यस। क्या ये काम का, यस। तो ये पूरा रिंग क्या होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा और जीआई दिखाने लग जाएगा,
क्या क्लियर है यहां तक? पक्का बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा अगली क्लास में। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने कहां तक पढ़ा उसको वापस से एक हल्का सा एक ओवरव्यू दे दूं और आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जाना। आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट कर दिया। जीआई के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फोन मत चला, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन या रिंग। अच्छा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है या नहीं है? है, लेकिन जीआई के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है सर, जीआई का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म चेंज बहुत हाई होती है, हमें इस ब्रेक करके तब ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ऑपरेशन बहुत जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, पीसीएम भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।